उसके उपाय के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो उसमें वह कुछ देता नहीं है। फिर से नोट करना चाहूँगा आपसे, ये जो शुक्र होता है जी। वो बुध का मित्र होने के बाद भी उसकी राशि में नीच का हो जाता है। क्या चीज? शुक्र बुध का मित्र होने के बाद भी उसकी राशि में नीच का हो जाता है, हाँ। और बृहस्पति का शत्रु होने के बाद भी उसकी राशि में उच्च का हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? गुरु। नीच का हो जाता है, हाँ। और बृहस्पति का शत्रु होने के बाद भी उसकी राशि में उच्च का हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? गुरु का बुरा नहीं करता। कभी भी आप ऐसा देखें कि जहाँ पर बृहस्पति और शुक्र क्लोज कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, तब भी आप देखेंगे कि उनके बीच में कोई ग्रह युद्ध नहीं होगा। थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बृहस्पति आपको उकसाएगा अध्यात्म की ओर, शुक्र आपसे सांसारिकता की कार्य कराएगा, इतना तो अंतर पड़ेगा, लेकिन दोनों के मध्य ग्रह युद्ध नहीं होगा, क्योंकि दोनों गुरु एक दूसरे का बुरा नहीं करते। धन्यवाद गुरु जी। चलिए, जय श्री राम सर। मेरा प्रश्न है, पास आऊंगा आपको करेंगे, आप बैठिए प्लीज। कि किडनैप हो जाते हैं, किडनैप, अपहरण, कुछ वापस मिल जाते हैं, कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ धन देकर छोड़ते हैं, कुछ अपना छोड़ जाते हैं। ये किस कारण होता है? अष्टम भाव, किसी का भी अष्टम भाव खराब होता है तो मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि वो दूसरे के घर जाकर पलेगा। और ज्यादा खराब है, जैसे अष्टमेश और ज्यादा खराब है, या अष्टम भाव पे किसी नीच ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति घर से भाग भी सकता है और उसका किडनैप भी हो सकता है। उसी समय यदि मान लीजिए मार्केश चल रहा है, महादशा में भी अंतरदशा में भी, तो जीवित बचना कठिन होता है, या वो अगर जीवित बचता है तो बहुत मुश्किल से बच पाता है। तो अष्टम भाव की ऐसा कोई भी केस आए तो हमें अष्टम भाव की अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। धन्यवाद गुरु जी। यदि आपका अनुभव कुछ और हो तो आप बताइए, हम सब लोग भी सीख लेंगे। सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर लग्नेश शुक्र हो तो हम कहते हैं लग्नेश जो होता है वो छठे घर में अच्छा नहीं होता, अच्छा फल नहीं देता, लेकिन अगर उच्च का शुक्र छठे भाव में हो और लग्नेश भी हो, उसका क्या मतलब उपाय करना चाहिए, या उसको हम क्या कहेंगे वो जिंदगी में अच्छा देगा कि क्या देगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भाव स्पष्ट और नवमांश देखे बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सप्तम में है, भाव स्पष्ट में सप्तम में चला जाता है या पंचम में चला जाता है, तो फल एकदम बदल जाएगा। या नवमांश में उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है, फल बहुत अच्छे हो जाएंगे, और इसकी स्थिति कमजोर हो जाती है तो फल बहुत बुरे हो जाएंगे। मैं ये मान के उत्तर दे रहा हूँ कि वह भाव स्पष्ट में छठे भाव में ही रहता है, और नवमांश में भी कोई बहुत बुरा नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को ये तय मान लेना चाहिए कि जीवन में उसका कोई भी रिश्ता लंबा नहीं टिकेगा, कोई भी रिश्ता हो, और उसको रिश्ते से भावनात्मक निराशा ही हाथ लगेगी। एक बात। दूसरी चीज, रोग से, खासतौर से पेट का रोग है, जांघों का रोग है, घुटने का रोग है, कमर का रोग है, L1, L2, L3, L4, तो वो उन रोगों से वो मुक्त नहीं रह पाएगा। वो अलग बात है कि उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, और पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर भी हो उसको हो सकता है, जिससे उसे उसकी शुगर भी डिस्टर्ब हो जाए या किडनी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये मैक्सिमम इम्पैक्ट ये होगा। अब इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? पहली बात, ऐसे व्यक्ति को अपेक्षा रहित जीवन जीना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बहुत मित्र सूट नहीं करते, और उसके साथ साथ उसको पार्टनरशिप में कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, हमेशा नुकसान हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो मैंने शुरू में कहा कि वह वही है, भाव में नहीं बदला है, और नमाज में भी कमोवेश वैसी ही स्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति को
तीसरा काम जो करना है, उसे वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे पथरी डेवलप होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पथरी भी बहुत जल्दी होती है। तो टमाटर है या बीजों वाले फल हैं या बीजों वाली सब्जियां हैं, उसको खाना अवॉइड करें या अच्छे से उसको छान कर खाएं, बीज निकाल कर खाएं। चावल का सेवन वो अवॉइड करें। अगर इस तरीके से वह रहेंगे तब तो ठीक है, अन्यथा वो उदास रहा करेंगे, दुखी रहा करेंगे। नया मित्र बना, बहुत खुशी हुई और कुछ समय के बाद फिर वो मित्रता समाप्त हो। ऋण जब भी लें तो हमेशा ये सोच के लें कि उस वक्त में लग्न और नवम की दशाएं चल रही हों, चाहे वो अंतर या प्रत्यंतर में ही क्यों ना हो। छठे भाव की दशा में, छठे भाव के स्वामी की दशा में वो लिया गया ऋण आसानी से चुक नहीं पाएगा और वो काफी नुकसान भी देगी। धन्यवाद गुरुजी। मैं अभी नेक्स्ट बात आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। तो आदरणीय गुरुजी, हेलो, के आदरणीय पवन जी जब किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आप सबका कर्तव्य है कि ताली जरूर बजाए। जी 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 बिल्कुल, तालियों की कमी ना रखें, उत्साह वर्धन बना रहे। जी जी धन्यवाद धन्यवाद सर, याद रखें। मैं बीच में एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने अभी गुरुजी की एक किताब मंगवाई है, गुरुजी के द्वारा किताब लिखी हुई है, ग्रहों से उत्तम स्वास्थ्य, और ये इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनकी वेबसाइट है pawansinghguruji.com और शायद अमेज़न पे भी उपलब्ध है। तो मैंने तो गुरुजी की वेबसाइट से मंगवाई थी, तो आप अगर मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति जी का। प्रणाम, मैं प्रभाकर की प्रीतिवत सिंह हूँ। आप 15 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन को कर पा रही हूँ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, थैंक यू। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, तुला लगन में अभी दीदी ने क्वेश्चन किया, शुक्र उच्च का हो जाता है छठे भाव में। तुला लगन की कुंडली है, शुक्र उच्च का छठे भाव में है, लेकिन मंगल के साथ युति में है। मंगल के साथ युति में है और 2 से 2.5 डिग्री में ही है दोनों, शुक्र और मंगल। तो क्या और बृहस्पति नीच का है, तो क्या यहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा? अगर बृहस्पति नीच का है और शुक्र मंगल की युति है, ऐसे में मैरिड लाइफ में और यूट्रस में प्रॉब्लम्स रहती है, कैसे भी। इवन मैंने ये देखा है कि मेल है तो उनके लिवर में प्रॉब्लम है, लेकिन वो पेट के रीजन में प्रॉब्लम रहेगी और मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ये ठीक है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा? डेफिनेटली होगा, चाहे एक दिन का हो, लेकिन होगा। एक क्वेश्चन और, कुछ बच्चे जो जन्म से ही अंधे होते हैं, उनका विजन होता ही नहीं है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन हम देखते हैं? रगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, रगन पाप करती में है, इसके अलावा सूर्य के अलावा हम क्या देखें कॉम्बिनेशन की जिनका विजन ही नहीं होता, बच्चे जो जन्म जात टाइम में? देखिए, इसमें सूर्य, चंद्र और उस बच्चे की लग्न, ये 3 चीजों को हमें देखना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जो माँ होने वाली माँ है उसकी हॉरोस्कोप जरूर देखते हैं, क्योंकि अगर उनका जो 5वां भाव अथवा 9वां भाव अथवा 7वां भाव जो पाप कर्तरी में है, तो बच्चे में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी जरूर है। अब उनका अगर सूर्य और चंद्र खराब है तो बच्चे की आइज में या तो डिफॉर्मिटी होगी या उसके एमेंडेला में डिफॉर्मिटी होगी। और बच्चे का जन्म लेते ही हम देखते हैं कि पता तो लगभग चल ही जाता है कि समय सूर्य कहाँ चल रहा है, चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है।
तो अगर लग्न पाप कर्तरी में बनती है, सूर्य खराब चल रहा है विशेष रूप से शनि या राहु केतु के साथ, तो ऐसे में कोई भी बच्चा ब्लाइंड बाई बर्थ हो सकता है। और अगर ब्लाइंड बाई बर्थ नहीं भी है तो भी आगे जाके कभी ना कभी उसकी आंखें बहुत कमजोर होगी या चोट लगेगी। हाँ, लेकिन मैंने ये प्योरली मेडिकल बेसिस पे कहा, प्रारब्ध तो है ही है। कोई भी दुख या सुख मिलता है तो उसका कारण तो प्रारब्ध ही है, लेकिन अगर हम उसके फिजिक को देखते हैं या उनकी जो और प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं, तो यही रिजल्ट निकलेगा जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। मेरी आदरणीय सभी विद्वानों से एक रिक्वेस्ट है, मैं सबके सोनिया मलिक है। मेरी अपनी लाइफ का ये अनुभव है कि मैंने अपने ही घर में एक ऐसे शख्स को देखा जो अपने जैसे डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब एक इस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे बड़े विद्वानों से कंसर्न किया, वो व्यक्ति मतलब लेटा हुआ है शैया पे, वो बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, सांस भी ढंग से नहीं आ रही, तो क्या हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि उसको जल्दी से मुक्ति मिल जाए? और मैंने ऐसा अपने निजी जीवन में किया है। जितने भी मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहे उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज बताई कि तुम ऐसा ऐसा करो ताकि इसको जल्दी से इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मेरे ही घर का वो प्राणी है और मैं देख भी नहीं पा रही हूँ उसको कि ना तो वो जी रहा है, ठीक हो नहीं सकता, मर वो रहा है, उसकी ऐसे सांसें अटक गई हैं। तो क्या ये हमारी जिंदगी में मतलब क्या कहलाता है? ये पाप कहलाएगा या फिर ये पुण्य कहलाएगा? मतलब एक तरफ तो ये है कि हम उसे मुक्ति दे रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम पुण्य कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि मेरा अपना ही घर का बंदा है और मैं चाहती हूँ कि वो चला जाए। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे क्या मतलब मिलेगा? लाइक मैंने सही किया या गलत किया? मुझे जिसने जो बताया, लाइक एक बता देती हूँ, लाइक दही आप कौओं को खिलाइए जब आपके घर में कुछ ऐसा है, तो मैंने वो भी किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब जब मैंने ये सारी रेमेडीज कर ली किसी के घर, 3-4 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। वो 3 दिन से लाइक ऐसे किए। तो मेरा ये जानना है, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है सबको मेरा ये प्रश्न अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट ऐसे लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो सर इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे कुछ? किसी को भी कष्ट से मुक्ति देना पाप नहीं है। किसी भी अधर्मी व्यक्ति को जीवन से मुक्ति देना पाप या हिंसा नहीं, ये स्पष्ट जान लीजिए। और आपने कोई बुरा कार्य नहीं किया, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी जब चीजें ठीक नहीं होती और कष्ट बढ़ता ही चला जाता है और वो असहनीय हो जाता है उसके लिए भी और देखने वालों के लिए भी, तो ऐसे में प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको इनके कष्ट से मुक्ति मिले। वो पाप नहीं। नमस्कार गुरुजी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बता दूं, मैंने ज्योतिष जो सीखा वो आपसे प्रेरणा लेकर ही, आपका टीवी में रोज प्रोग्राम देखता था, टाइम से देखता था, तभी उससे प्रेरित होकर ही मैंने ज्योतिष सीखी है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जो पूर्ण परमात्मा शिरे हैं चारों, सूर्य चंद्र मंगल राहु, ये 12th हाउस में एक ही नक्षत्र में हो और चलित में 11th में आ जाए, ये क्या किसी विशेष स्त्री को इंडिकेट करते हैं कुंडली में? अगर हेलो पीछे आते हैं, सूर्य और चंद्र पीछे आते हैं, तो यह स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर 12th हाउस से 11th हाउस में आ जाते हैं। हाँ, अगर वो 11th में यानी पीछे आ जाते हैं, 12th से 11th आ जाते हैं, तो ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। और कालांतर में ऐसे व्यक्ति के
जीवन में कभी ना कभी उसकी इंट्यूशन फैकल्टी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ उसका जो दिमाग होता है, बुद्धि, वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मान लीजिए अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि सूर्य और चंद्र वही रहते हैं, राहु पीछे आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा कार्य ये होता है कि वो अनेक बार विवाद में फंसते फंसते बच जाता है, या उलझ के कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और वो उससे बच जाएगा, ये विजयी हो गया। तो ये कुल मिला के स्थिति अच्छी हो जाती है। वैसे भी अगर सूर्य चंद्र एक साथ है किसी का भी और चंद्रमा अस्त नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से बहुत अच्छा होता है और जीवन में किसी भी परेशानी से बहुत अच्छे से रिकवर करता है। और ये साधकों के लिए खास तौर से ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। धन्यवाद। आपका प्रोग्राम देख के आई हूँ और बहुत कुछ सीखा उसमें भी। आज यहाँ भी आप ही से मिलने आए हैं हम। आपने जैसे बताया कि अस्त ग्रह के उपाय भी किए जाएं तो भी उसका फल नहीं मिलता, तो सूर्य के साथ अगर बुध है उसके अगर उपाय किए जाए, बुध क्या उसके फल मिलते हैं अगर उपाय करने पर? जनरली लोग ये कहते हैं कि बुध और शुक्र कभी अस्त नहीं होते, इसीलिए मैंने लेकिन ऐसा होता नहीं। जब बुध अस्त होगा, दो तीन चीजें हैं। ऐसे बच्चे को वो डिलेड स्पीच होगी। दूसरी बात, टंग ट्विस्टर्स कभी नहीं ऐसा बच्चा बोल पाएगा क्योंकि उसकी जीभ थिक हो जाती है। वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाएगा। जब भी बोलेगा उसके वर्ड्स जो हैं वो मिक्स हो जाए, या उसकी आवाज़ जो है या उसके जो तलफ़ुज़ जिसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा नहीं है कि बुध अस्त नहीं होता है, हर प्लैनेट अस्त होता है। जो भी प्लैनेट अस्त होता है उसका प्रभाव मनुष्य के मन, मस्तिष्क और उसकी दिशा दशा पे अवश्य पड़ता है। सूर्य और बुध दोनों 5 डिग्री पे ही, अगर बहुत कम क्लोज डिग्री पर भी हो तो, क्योंकि तभी हमने पढ़ा है कि शायद उसका ऊपर बहुत कम पड़ता है। वो लोग लिखते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि वो बुधादित्य योग बनाता है। कोई भी योग तभी बनेगा जब उस प्लेनेट की अपनी पोजीशन स्ट्रांग होगी। तो वहाँ बुधादित्य योग का कोई फल नहीं मिलेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अस्त हो गया। सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से बनना है, दोनों पावर में होने चाहिए। एक की भी पावर कम है तो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। थैंक यू गुरु जी। एक मित्र थे, तो उन्होंने भी यही पढ़ा था कि सूर्य बुध एक साथ होंगे तब भी बुधादित्य योग बनेगा। एक आध शब्द हम अपनी तरफ से जोड़ देते जब बात अपनी कुंडली की आती है, तो उन्होंने कहा ये तो और जबरदस्त योग बनेगा। मुझे तो सिद्धांत के अनुसार अपनी बात कहनी थी या अनुभव के अनुसार कहनी थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो मैंने आपको भी बताया कि ये कोई योग नहीं बनाएगा और धन के लिए आपको लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। खैर, अब ये बात कई वर्ष पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है। धन के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। दूसरी चीज ये था कि बोलने में दिक्कत होगी, चीजों को समझने में दिक्कत होगी। तो बोले मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं। अब उस वक्त हम तो सीख रहे थे, मतलब जैसे आज सीख रहे हैं, उस वक्त और हमारी स्थिति कमजोरी थी। मैंने कहा हो सकता आगे कुछ ना हो, लेकिन हुआ क्या, धीरे 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 वो हल्के माइल्ड डिप्रेशन का, नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हुआ। उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। पूरे दिन में बमुश्किल 5 मिनट वो बोलते थे, वो भी खाना दे दो या ऐसी कोई चीज।
बाकी वो किसी से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। तो इस तरीके से वो रिसीड करते चले जा रहे थे, समाज में पीछे हटते चले जा रहे थे, अपनी जगह छोड़ते चले जा रहे थे। आज भी साल में 1.5 साल में कभी एक आध बार कभी कोई फोन आता है, वो बात ही नहीं करते। तो इस तरीके से अस्त बुध का प्रभाव उनके ऊपर रहा, क्योंकि 100 प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसलिए मुझे ये एक नया अनुभव हुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। गुरुदेव के चरणों में साल प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव जी, मेरा एक सवाल है। लोग कहते हैं क्लोज डिग्री, ये क्लोज डिग्री कितने तक होता है कोई नहीं बताता, सर क्लोज डिग्री बताते हैं। क्लोज डिग्री कितने डिग्री तक होता है और ज्यादा प्रभाव कितने डिग्री तक? देखिए 15 हर प्लेनेट का अलग अलग है। बुध के केस में 15 से 10 के बीच की जो अवस्था होती है, ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। उसके बाद तो अस्त होना शुरू कर देता है। अब अस्त में भी परसेंटेज है, 80% अस्त हो गया तो थोड़ा ही सा कम होगा, 50% अस्त हुआ, थोड़ा और ज़्यादा 0% बचा तो यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और 15 के बाद धीरे धीरे उसको हम दूर कहते हैं। बुध के केस में 20 डिग्री का अगर डिफरेंस है दोनों में, भाव उसमें हो सकता है बदल भी जाए, तो 20 डिग्री का अगर डिफरेंस है तो ये डिस्टेंस बोला जाएगा। और ऐसे में भी बुध का प्रभाव होगा तो जरूर, लेकिन कम होगा। हाँ, मेरे आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रही थी कि ये इस तरह के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनको हम इनहेंस करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चों की जो लाइफ है उसको बहुत डिस्टर्ब। बड़े होकर तो चलो फिर भी हम थोड़ी बहुत चीज़ें संभाल लेते हैं, बट बच्चों के लिए क्या हम कोई चीज़ इनसे रिलेटेड कर सकते हैं? जैसे उनको ग्रीनरी के पास भेजना या ऐसी कोई चीज़ करना, सूर्य को जल जाना, कोई एनी काइंड ऑफ रेमेडी जिससे हम धीरे धीरे उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें इन चीज़ों के लिए। बड़े होकर तो शायद नहीं हो पाएंगे, बट शायद बचपन से जो हीलिंग दे रहे हैं हम उन्हें, जो चीज़ें दे रहे हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हम उनको इनमें स्ट्रॉन्ग कर सकें? ये हीलिंग देने से कितना फायदा होगा कि मेरा इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वृक्ष लगाने से फर्क पड़ता है, लेकिन ओम खम का जप करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये करेगा तो बहुत लाभ होगा। नमस्ते सर, मैं दिल्ली से आया हूँ और सर मेरा एक सवाल है। आज के परिवेश में कुंडली में उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं या नीच के ग्रह अच्छे होते हैं? सौग्रह अच्छे होते हैं या मूल त्रिकोण वाले अच्छे होते हैं? उनका क्या प्रभाव पड़ता है ज्यादा, सबसे ज्यादा? मतलब जो नीच के ग्रह वाले कुंडलियों वाले व्यक्ति है वो ज्यादा आजकल शिखर पे है। और नहीं, मेरा प्रश्न दरअसल इस समय जो समय चल रहा है, जो 4 नवंबर से डिके होना शुरू हो जाएगा, ये समय ऐसा था कि जिसमें क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा था हर चीज़ का। बिजनेस में भी देखें, क्विक रिस्पॉन्स। अब किसी का भाग्य बहुत खराब है तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे आए जिसमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिला, एकदम पैसा आया। कुछ लोगों ने बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी से शेयर मार्केट में पैसा लगाया, क्विक रिस्पॉन्स से वो अमीर हो गए। ऐसे बहुत सारी नई चीज़ें आई जिससे बहुत सारे लोग अमीर हुए। लेकिन ये 4 नवंबर से 13 महीने के भीतर भीतर ये स्थिति कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं अपनी राशि के, या मूल त्रिकोण वाला जो अपना प्लैनेट होता है, वो निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा, और नीच के ग्रह धीरे धीरे अब उनका प्रभाव कम होता चला जाएगा। खासतौर से जब शनि मीन में आएगा तो उसके बाद तो ये प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। नाम सत्येंद्र श्रीवास्तव है, मेरी कर्क लगन है और मेष राशि 10वें भाव में पड़ रही है। उस मेष राशि में शनि, और लोगों ने ज़्यादातर बोला है कि शनि आपका नीच है, कि नीच के ही रिजल्ट देगा, नीच के ही फल देगा, ये आपको बहुत ज़्यादा कष्ट में ही करेगा।
तो मैं आपका राय जानना चाहता था इस पॉइंट पे। देखिए इस पर ये आपको बहुत ज़्यादा कष्टमयी करेगा, तो मैं आपका राय जानना चाहता था इस पॉइंट पे। देखिए इस प्रकार की राय मैं तभी देता हूँ जब मुझे आप ये बताएं कि भाव स्पष्ट में रोशनी का दसम भाव कोई चेंज नहीं हुआ है, और दूसरे नवमांश में किसके नवमांश में गया है? नवमांश में ये दसम भाव अगेन नहीं, नवमांश किसका था, किस राशि में है वो? नवमांश में ये कर्क राशि में, कर्क राशि में। अब एक चीज मुझे और बता दीजिए कि जो आपकी कर्क राशि है ये क्या 25 अंश 5 कर चुकी है? ये 15-16 15-16 पर है। लग्न में चंद्रमा है आपके, वो कितने डिग्री पर है? लग्न में चंद्रमा नहीं है, मेरी लग्न की राशि 15-16 डिग्री की है। चंद्रमा 3rd हाउस में है। चंद्रमा गुरु और केतु, चंद्रमा की डिग्री 27 डिग्री की है। कितना? 27 डिग्री चंद्रमा। मैं यही जानना चाहता, चंद्रमा ऐसे में हमेशा 25 से प्लस होता है, तो ऐसा घोर कष्ट तो नहीं मैं उसको प्रेडिक्ट करूँगा, लेकिन ऐसे में व्यक्ति को जीवन में उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उसके परिवार या उनके पड़ोसी या उनके मित्र या उनका इमीडिएट बॉस जो है वो हमेशा उनको पीछे धकेलने का प्रयत्न करते हैं, या वहाँ पर रिलेशंस डिस्टर्ब होते हैं। और रेमेडी आपको एक बताता हूँ कि आप सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, स्नान आदि करके सूर्य के सामने 25 मिनट बैठ जाइए, अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। नहीं तो आप धीरे धीरे क्या होगा, अकेले रहना पसंद करेंगे, एकाकी होते चले जाएंगे। ओके, तो सूर्य को जल देना नहीं, हम केवल बैठ जाए। हाँ हाँ, सिर्फ बैठना, जल चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ बैठ भी जाएंगे, बैठना ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा ज़रूरी है। समय के अभाव को देखते हुए अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, प्लीज अभी कोई रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। नमस्कार जी, मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा हूँ ग्वालियर से। ज़्यादातर एक प्रश्न आता है कि जब कुंडली 0 लग्न की है, 2-3 मिनट में ही लग्न बदल रहा है, तो हम किस ग्रहों के प्रभाव को ज़्यादातर देखें? क्योंकि 12वें में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तो किसकी प्रोडक्शन देने में किन ग्रहों को पकड़े और किस लग्न को ले? इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन था मुझे भी। मैंने जो अपने रिसर्च से पाया वो आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, अगर वो शुरुआती अंशों पर ही 0 है, पीछे से आई है लगन और वही 0 है, तो पीछे वाले ग्रह को लगन मानकर आप प्रेडिक्शन कीजिए, तो वो सही आएंगे। और अगर 29 पार करके 0 होती है, 30th पे मान लीजिए, तो फिर अगले भाव को सम्मुख रखिए और रिजल्ट देखिए। इन चीज़ों को 2 बातें प्रभावित करेंगी। एक, जो लग्नेश है, चाहे वो 0 ही सही है लग्न, लेकिन उसका लग्नेश तो है ही है, तो एक तो वो प्रभावित करेगा, और दूसरी चीज जो लग्न में बैठा हुआ ग्रह है या लग्न को जो देखने वाले ग्रह हैं, यह उसको सीधे तरीके से प्रभावित करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसी निराशा आ जाती है कि अब ये कुछ नहीं हो पाएगा, लग्न तो 0 पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस हर चीज डिले होगी, कुछ भी वो करेंगे उसमें संघर्ष होगा। और सर्टिफिकेशन है, रिपोर्ट है, ठीक है, और उस रिपोर्ट के आने का जो कारण है वो कर्म है, नॉट कर्म। कर्मा एक अलग चीज हो जाती है, कर्म। तो हमें जो प्राप्त होता है वो हमारे कर्म से होता है, उसमें बहुत हद तक परिवर्तन किए जा सकते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है, ये भी मैं बता दूँ साहब के साथ, इतना आसान नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि तुम अभद्र भाषा बोलते हो, अपने कर्म ठीक करो,
वो अक्सर कहते थे बेवकूफ। तो उन्होंने कहा तुम अभद्र भाषा बोलते हो, अपने कर्म ठीक करो, अभद्र भाषा का उपयोग मत किया। तो वो व्यक्ति बोलता है मैं किसी भी ना तो मैं यूज करूंगा, ना किसी बेवकूफ को इस्तेमाल करने दूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति गलत कर्म करता है 99% उसे ये पता ही नहीं होता कि वो गलत कर्म करता है। और अगर बृहस्पति खराब है तो कोई समझा ही नहीं सकता, ना उसके घर के लोग, ना उसके गुरु, ना उसके शिक्षक उसे समझा भी नहीं सकते कि तुम गलत कर सकते हो। शिष्य बनना भी उतना ही कठिन है जितना गुरु बनना, तो समझा ही नहीं सकता। तो वो बार बार यही बात निकल के आएगी, कौन बेवकूफ कहता है। तो वो लेकिन अगर वो उसको पहचान जाए या किसी की बात को मान ले और बेवकूफ कहना बंद कर दे, भद्रता का प्रयोग करने लग जाए, तो अपनी कुंडली के बृहस्पति को भी और बुध राहु को भी वह ठीक कर सकता है। भाई जी आप अपनी उस बात को भी पूरी कर रहे हैं। चलिए याद आएगी तो बता। मैं क्या बोलते थे आपने भूल गए। चलिए अभी याद आएगी मैं भी बताऊंगा। अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी आपने चंद्र और सूर्य के बारे में बताया, मछली योग के बारे में बताया, ऐसे ही शनि और चंद्र की युक्ति होती है अलग अलग भावों में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? शनि और चंद्र अगर क्लोज कंजंक्शन है, काफी करीब आते हैं, तो अभी जैसे बात हो रही थी डिप्रेशन की, ऐसे में डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में देखा गया है कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारा होता है वो इम्पैक्ट उस पर बुरा पड़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन पर। और अगर चंद्रमा अथवा शनि ये नकारात्मक प्रभाव से ग्रसित है, यानी दोनों में से कोई एक नेगेटिव है या इन पर जो है नीच के ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे में व्यक्ति का डोपामाइन कम हो जाता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का स्कॉलर बनता है और बड़ी अच्छी रिसर्चेस पूरे जीवन करता है, किसी भी बात को बहुत तेजी से समझ सकता है। टाइम लेगा, बुद्ध की तरह फास्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत गहन अध्ययन उसका किसी भी चीज में हो सकता है। यार डिग्रियों का ये असर पड़ता है ना, डिग्री जैसे कि मान लो चंद्रमा की डिग्री प्लस हो, शनि की डिग्री कम हो, तो वहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा या शनि का प्रभाव ज्यादा? मान लीजिए 10 डिग्री पर शनि है और 29 डिग्री पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा कहने को तो ज्यादा डिग्री पर है लेकिन प्रभाव भी नहीं होगा। यानी कि चंद्रमा की अगर 18 डिग्री है, अगर शनि की 7 डिग्री है, तो वहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ गया। जी, दोनों अपनी मजबूत डिग्रीज में होनी चाहिए। तो वहाँ पे किसी भी भाव में बैठे हो या अपनी राशि में बैठे हो, यानी कि चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हो कर्क में, और साथ में वहाँ शनि आकर बैठे हैं, तो उसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा? यानी कि चंद्रमा अपनी राशि का हुआ और शनि वहाँ पे आ गया 7 डिग्री, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे चंद्रमा अपने घर में बैठा है, वहाँ पे शनि विराजमान है 7 डिग्री पे, तो कर्क लगन हुआ, तो वहाँ पे प्रभाव किसका ज्यादा होगा और क्या इफेक्ट ज्यादा उसका? हाँ, चंद्रमा का लगन का भी लग्नेश होने का भी सपोर्ट मिल गया। हाँ, मान लीजिए जैसे तुला लगन हो गया तो वहाँ पे कर्क राशि आ जाती है, तो कर्क राशि अगर आती है तो 10th लॉर्ड में आ जाती है, तो वहाँ पे शनि बैठ गया, तो शनि की अगर कालपुरुष की राशि के देखें तो शनि का ही घर हुआ वहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पे अगर देखें तो कुंडली चंद्र कुंडली बन गई, तो चंद्र कुंडली तो फिर तो लगन में आ गया ना, शनि चंद्र विषय योग बना गया, तो लगन का प्रभाव ज्यादा रहेगा, शनि का फिर भी प्रभाव पड़ेगा। विषय योग ऐसा नहीं होता है, जितना फ्रीक्वेंटली हम उसे यूज करते हैं विषय योग को, उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है विषय योग। ओके, वहाँ पे हम पॉजिटिव ले सकते हैं। बहुत पॉजिटिव ले सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत जरूरी है चंद्र और शनि एक साथ हो। तपोनिष्ठ होने के लिए बहुत आवश्यक है शनि और चंद्रमा का साथ।
तो हम बहुत जल्दी विषयों कह के उसको नकारते हैं या बुरा मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, अगर बुद्ध नीच का होकर सूर्य के साथ अस्त भी है तो क्या रिजल्ट देगा, क्या रेमेडी करेगा? बुद्ध माइक दे दो वीर जी। नीच का होकर के सूर्य के साथ अस्त है, बुद्ध नीच का नीच का होकर के सूर्य के साथ अस्त है, तो उसमें क्या रेमेडी करेगा? 3 रेमेडी। पहली चीज, मिट्टी के बर्तन में भोजन करें। दूसरा, बहुत धीरे धीरे बोलें और बहुत धीरे धीरे खाएं। ये 3 चीजें कर ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। 2-4 महीने में उसका रिजल्ट उन्हें मिलने लगेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति को बहुत पसीना आता हो और सांस फूल जाती हो या कहीं पर इचिंग होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना होगा। ये जिसका भी कॉम्बिनेशन है